Success isn't overnight. It's when every day you get a little better than the day before, and it all adds up. With this beautiful quote, let's start with our topic, that is premature rupture of membranes. ऑक्स का टॉपिक है, वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट वन. ईजी वे में डिस्कस करेंगे, बेसिक हेडिंग्स के अंदर. इसी वे में आप एग्जाम में लिखना, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे. तो डेफिनेशन प्रॉम होता है क्या है कि जैसे कि स्पॉन्टेनियस रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स एनी टाइम बियॉन्ड द 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी बट बिफोर द ऑनसेट ऑफ लेबर इज कॉल्ड प्री लेबर या प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स. मतलब कि आपके लेबर के ऑनसेट से पहले और वाइबिलिटी पीरियड मतलब 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी के बाद अगर इस ड्यूरेशन के बीच में आपकी जो मेम्ब्रेन्स का रप्चर हो जाए अपने आप, तो हम इससे क्या कहते हैं, प्री लेबर या प्री मेच्योर rupture of membranes. So when rupture of membranes occur beyond the 37 week but before the onset of labor, it is called term prom. क्योंकि 37 वीक पे टर्म कंप्लीट होता है, तो अगर 37 वीक के बाद हमारी मेम्ब्रेन्स रप्चर कर रही है पर ऑनसेट ऑफ लेबर से पहले है, तो हम इसे क्या कहेंगे, टर्म प्रोम. When it occurs before 37 completed weeks, it is called preterm prom. मतलब 37 से पहले होगा तो preterm, तो preterm prom. And rupture of membranes for more than 24 hours before delivery is called prolonged rupture of membranes. ठीक है, तो 24 आवर्स की ड्यूरेशन से अगर ज़्यादा देर तक है तो हम इसे प्रोलॉन्ग बोलेंगे. और इसका इंसिडेंस कितना होता है, 10% ऑफ ऑल प्रेगनेंसीज. तो मतलब इसका ये टॉपिक कितना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसका इंसिडेंस भी इतना ज़्यादा है. तो आपको पता होना चाहिए कि प्रॉम होता क्या है, उसमें कैसे फीचर्स आते हैं और उसका कैसे डायग्नोसिस बनाना है और उसका मैनेजमेंट कैसे करना है. तो कॉजेज़, प्रॉम की कॉजेज़ क्या है, इन मेजॉरिटी द कॉजेज़ आर नॉट नोन बट द पॉसिबल कॉजेज़ आर इंक्रीज फ्राइबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन्स. मतलब मेम्ब्रेन्स बहुत फ्राइबल हो गई है, टूटने जैसे हो गई है. डिक्रीज टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द मेम्ब्रेन्स, इस चीज़ की वजह से भी रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन होगा. पॉलीहाइड्रोमिनोस, सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस, मल्टीपल प्रेगनेंसी, कोई भी इन्फेक्शन जैसे कोरियमनाइटिस, यूटीआई, जेनिटल ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, सर्वाइकल लेंथ लेस देन 2.5 सेंटीमीटर, प्रायर प्रीटर्म लेबर एंड लो बीएमआई. तो ये हमारे 10 कॉजेज़ हैं. पहला हमारा यहाँ पे आप इडियोपैथिक लिखोगे क्योंकि कॉजेज़ आर नॉट नोन, जो कि मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में होता है. एंड बाकी पॉसिबल कॉजेज़ आपको लर्न करना है. देन डायग्नोसिस. तो अगर आपके पास जैसे PBQ आएगा ना, प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन या प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग आपके एग्जाम में, तो उसमें क्लिनिकल फीचर्स के बेसिस पे ही PBQ फ्रेम होता है. तो आपके क्वेश्चन में लिखा जाएगा कि जैसे फॉर एग्जांपल 32 वीक की प्रेगनेंसी थी एंड जो हमारे पास पेशेंट आई थी वो वाटरी डिस्चार्ज पर वजाइनम लेकर आई. ठीक है, तो और इस वाटरी डिस्चार्ज वाली लाइन से हमें आंसर निकालना है या डायग्नोसिस निकालना है कि इट कैन बी प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स. तो द ओनली सब्जेक्टिव सिम्टम, सब्जेक्टिव मतलब जो पेशेंट बताता है, द ओनली सब्जेक्टिव symptom is escape of watery discharge per vaginum either in form of a gush or a slow leak. तो watery discharge के और क्या क्या हमारे differential diagnosis हो सकते हैं, हाइड्रोरिया ग्रेविडेरम और incontinence of urine especially in later months. तो अब जैसे हम एक पॉसिबल डायग्नोसिस बना चुके हैं वाटरी डिस्चार्ज के बेसिस पे कि यार ये प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो सकता है, तो अब हम इसे कंफर्म कैसे करेंगे, स्पेकुलम एग्जामिनेशन से. जो पोस्टीरियर फोनिक्स से फ्लूइड निकलेगा उसको हम कलेक्ट करेंगे और उस पर टेस्ट करेंगे. कौन कौन से, पीएच डिटेक्शन टेस्ट. अब पीएच हमारा नॉर्मली 4.5 to 5.5 होता है प्रेगनेंसी में, वो 6 में टर्न हो जाएगा, 6 to 6.2. तो जो लिटमस और नाइट्रोजन पेपर है ये हमारा डिटेक्ट करने में हेल्प करेंगे. तो जो नाइट्रोजन पेपर है वो येलो से ब्लू हो जाएगा व्हेन पीएच इज मोर देन 6. और हम क्या क्या करेंगे, माइक्रोस्कोपिक स्लाइड बनाएंगे, वहाँ पे हम देखेंगे कि वहाँ पे फर्निंग पैटर्न दिखाई दे रहा है, कैरेक्टरिस्टिक फर्निंग पैटर्न. तो ये वाली लाइन आप लिख देना. फिर सेंट्रीफ्यूगेड जो सेल्स होते हैं अगर उनको स्टेन करेंगे नाइल ब्लू सल्फेट के साथ तो वो ऑरेंज ब्लू कलरेशन दिखाएगा. एक होता है हमारा एमनीशो जो कि एक रैपिड इम्यूनोएसिक है, और USG कराएंगे टू सपोर्ट द डायग्नोसिस एंड ऑल्सो टू असेस द फीटल वेलबींग. ठीक है, तो अल्ट्रासाउंड भी कराएंगे. और
जो हमारा ये डिजिटल विजाइनल एग्जामिनेशन होता है ना, मतलब जो हम फिंगर से विजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं, ये हमें अवॉइड करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वहाँ से हमारा भी फ्लूइड्स आ रहा है, वाटर डिस्चार्ज आ रहा है, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स हो रखा है. अगर आप उसमें एग्जामिनेशन करोगे तो पॉसिबिलिटी है कि आप उसको और रप्चर कर दो. सो डिजिटल विजाइनल एग्जामिनेशन शुड बी अवॉइडेड. फिर हम आते हैं इन्वेस्टिगेशंस पे कि तुम क्या क्या लिख के दोगे, कि क्या क्या चाहिए. फुल ब्लड काउंट, CRP, यूरिन फॉर रूटीन एनालिसिस एंड कल्चर. अगर कोई इन्फेक्शन है तो CRP भी एक इन्फ्लेमेटरी मार्कर है, वो भी बताएगा कोई इन्फेक्शन है तो. हाई विजाइनल स्वैब फॉर कल्चर. USG फॉर फीटल बायोफिजिकल प्रोफाइल, ये हमें फीटल वेलबींग असेसमेंट के लिए हेल्प करेगा, ठीक है. एंड कार्डियोटोकोग्राफी फॉर नॉन स्ट्रेस टेस्ट, ये भी हमारा फीटल वेलबींग के लिए है. फिर हम आते हैं कि कॉम्प्लिकेशंस. तो इससे पहले हमने अभी तक क्या क्या डिस्कस कर लिया. प्रॉम होता क्या है, क्यों हो रहा है, और हमने क्या डिस्कस किया था कि इसका डायग्नोसिस कैसे बनेगा, इसके डायग्नोसिस को हम कंफर्म कैसे करेंगे, और इसमें क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस लिख के हमें देंगे. अब हम आते हैं कि यार अगर हमने ट्रीट नहीं किया, अगर ये प्रॉम कंटिन्यू होता है तो उससे क्या हो सकता है, क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है. तो PROM is one of the important causes of preterm labor and prematurity. So that is why it is important to learn the management of PROM, जिससे हम ये prematurity, preterm labor ये सब कम कर पाए. So neonatal complications are respiratory distress syndrome, necrotizing enterocolitis, interventricular hemorrhage, sepsis, pulmonary hypoplasia. तो ये सारे हमारे क्या है, neonatal, जो neonate में होंगे. And neonatal complications after PROM is inversely related to the gestational age at the time of PROM and at the delivery. क्या मतलब कि जितनी जेस्टेशनल एज ज़्यादा होगी उतने कॉम्प्लिकेशन के चांसेस क्या होंगे, कम, क्योंकि वो टर्म प्रेगनेंसी के पास होगी. और जितनी पहले होगी वो उतनी कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस क्या होंगे, ज़्यादा. फिर आता है लास्ट लाइन, पेरिनेटल मॉर्बिडिटीज़, मतलब जैसे सेरिब्रल पैल्सीज आर हाई, ठीक है. तो ये हमारी क्या थी, नियोनेटल और पेरिनेटल. अब कॉम्प्लिकेशंस और भी हो सकती है, जैसे कॉर्ड प्रोलैप्स, कंटिन्यूस एस्केप ऑफ लाइकर फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन मे लीड टू ड्राई लेबर, क्योंकि नीचे से वाटरी गश निकल रहा था या स्लो लीक निकल रहा था लाइकर का. तो अगर लाइकर बहुत ज़्यादा ही हमारा एस्केप हो जाता है तो एक ड्राई लेबर, जिसमें हमारे और ऑब्स्ट्रक्शन या फिर और कॉम्प्लिकेशंस ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं. एंड फीटल कॉम्प्लिकेशंस क्या है, आफ्टर इन्फेक्शंस एंड फीटल डिस्ट्रेस ड्यू टू अम्बिलिकल कॉर्ड कंप्रेशन. एंड मेटरनल कॉम्प्लिकेशंस आर कोरियमनाइटिस, प्लासेंटल एब्रप्शन, सेप्सिस एंड मेटरनल डेथ. मैनेजमेंट कैसा होता है इसकी, जैसे कि सबसे पहले आपको मेटरनल हेल्थ असेसमेंट करना है कि जो आप मदर है उनका सारे वाइटल स्टेबल है या नहीं है, एंड उन्हें कोई और कोमॉर्बिड कंडीशंस तो नहीं है. ऐसे ही फीटल वेलबींग भी करना है सेस, उसका जेस्टेशनल एज, फीटल्स का वेट, उसका पल्मोनरी मैच्योरिटी वेरी इंपॉर्टेंट. देन सेप्टिक वर्कअप करना है, जैसे सर्वाइकल स्क्वाब, यूरिन कल्चर जो हमने इन्वेस्टिगेशंस करवाई थी ना, वही सेम टू सेम आपको लिखनी है. नॉन स्ट्रेस टेस्ट, बायोफिजिकल प्रोफाइल, ये सारी चीज़ें सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट होता है कि आप देखो कि वाइटल सही है नहीं है, फीटस सही है या नहीं है, कोई जितनी इन्वेस्टिगेशंस होनी थी ये सारा, ये सब फर्स्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट में आता है. देन आपको मॉनिटर, जैसे इन्होंने लिख रखा है, मॉनिटर करना है पल्स, टेम्परेचर, फीटल हार्ट रेट, एंड स्टार्ट करनी है प्रोफाइलैटिक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स और बीटामेटाजोन. इसके एक दो पॉइंट मैं अभी बाद में बताऊंगी, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये स्टेरॉइड और एंटीबायोटिक पहले ही शुरू कर दें. उसके बाद आपको एसेस करना है कि कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं आ गई है, जैसे एमनियोनाइटिस, प्लासेंटल एब्रप्शन, फीटल डेथ या फीटल डिस्ट्रेस, या कोई भी लेबर प्रोसेस में कोई दिक्कत. तो ये आपको कॉम्प्लिकेशंस भी एसेस करनी है. अब अगर कॉम्प्लिकेशंस आपकी प्रेजेंट है, ठीक है, तो आपको एकदम से उन्हें डिलीवरी करवानी है और इंट्रापार्टम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स देनी है, और फिर जो फीटस है, जो बेबी है, उसको NICU में भेजना है, ठीक है. और अगर ये सारी कॉम्प्लिकेशंस नहीं हैं, दे आर एब्सेंट, तो फिर हम इसको डिवाइड करते हैं कि प्रेगनेंसी 34 वीक से पहले की है, या 34 से 37 वीक के बीच में है, या 37 वीक के से ज़्यादा है, मतलब टर्म प्रेगनेंसी है या प्री टर्म प्रेगनेंसी. तो अगर 37 वीक से ज़्यादा है तो आप वेट करो कि स्पॉन्टेनियस लेबर हो जाए. अगर वो नहीं होता
तो आप ऑक्सीटोसिन दे देना एंड इंडक्शन ऑफ लेबर, ठीक है। अब अगर वो 34 से 37 वीक में है तब भी आपको वेट करना है कि स्पॉन्टेनियस लेबर हो जाए, पर अगर वो नहीं होता है तब आपको ऑक्सीटोसिन देना है फॉर इंडक्शन ऑफ लेबर। एंड अगर कोई हमारी प्रेजेंटेशन अलग है, बेबी के लाए अलग है और कोई इंडिकेशन है सिजेरियन के लिए, तो सिजेरियन सेक्शन करना है। एंड अगर प्रेगनेंसी 34 वीक से कम की है तो एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट टू कंटिन्यू फॉर फीटल मेच्योरिटी, आपको वो वाला मैनेजमेंट करना है जिससे थोड़ा प्रेगनेंसी जो लेबर है वो डिले हो जाए, जिससे जो फीटस है वो पल्मोनरी मेच्योरिटी तक आ जाए, ठीक है, वो 34 को क्रॉस करे, क्योंकि 34 पे सरफेक्टेंट्स आते हैं लंग पे, ठीक है। तो हॉस्पिटल्स विद लिमिटेड रिसोर्सेज, हमें ट्रांसफ़र करना है पेशेंट को विद फीटस इन यूट्रो टू अ सेंटर, मतलब टर्शरी केयर सेंटर हॉस्पिटल में जहाँ पे NICU की फैसिलिटी हो, ठीक है। अब आपको बेड रेस्ट देना है, एंटीनेटल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एंड ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, ये तो देनी ही देनी है। Why these are given? To prolong the pregnancy and they reduce the infectious morbidity, ठीक है। और इसके बाद हमें सीरियल इवैल्यूएशन करना है कि यार डिलीवरी हो सकती है या नहीं हो सकती है, ठीक है। वापस एक बार मैनेजमेंट डिस्कस करते हैं। फर्स्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट क्या था कि हमें मैटरनल हेल्थ का असेसमेंट करना है, फीटल हेल्थ वेलबींग का असेसमेंट करना है, जिसमें हम जेस्टेशनल एज, वेट और पल्मोनरी मैच्योरिटी देखेंगे। साथ के साथ हमें सेप्टिक वर्कअप भी करना है, जो सारे हमारे सर्वाइकल स्वैब, यूरिन कल्चर, नॉन स्ट्रेस टेस्ट, बायोफिजिकल प्रोफाइल, ये सारा हमारा फर्स्ट स्टेप था, ठीक है। सेकंड में हमें मॉनिटर करना है पल्स, टेम्परेचर, फीटल हार्ट रेट, प्रोफाइलेटिक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स और बीटामेटाजोन मतलब कॉर्टिकोस्टेरॉइड हमें शुरू कर देना है। देन हम एसेस करेंगे कोई कॉम्प्लिकेशन है या नहीं है, अगर है तो आपको डिलीवरी करानी है और इंट्रापार्टम एंटीबायोटिक्स दे देनी है और जो बेबी है उसको NICU में भेजना है। अगर कॉम्प्लिकेशंस नहीं है तो आपको देखना है कि आप प्रेगनेंसी कितने वीक्स की है, इज़ इट मोर देन 37 वीक्स, इज़ इट बिटवीन 34 to 37 वीक्स और इट इज़ लेस देन 34 वीक्स। If it is more than 37 weeks, you have to wait for spontaneous onset of labor for 24 hours, and if it fails, you have to do induction of labor. Now, if the pregnancy is between 34 to 37 weeks, you have to wait for spontaneous onset of labor for 24 to 48 hours. And if it fails, you have to do induction of labor with oxytocin. And you can also do cesarean section if any indication of cesarean section is there. Now, if the pregnancy is less than 34 weeks, you have to do the expectant management to continue for the fetal maturity and transfer the patient to a higher tertiary care center where NICU facility is available. Now, give bed rest, antenatal corticosteroids and broad spectrum antibiotics to prolong the pregnancy and reduce the infectious morbidity, and also do the serial evaluation if delivery at 34 weeks is possible or not, ठीक है। तो एक दो एक्स्ट्रा पॉइंट्स और, जो हमने एंटीनेटल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दिए थे मतलब बीटामेथाजोन, इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, इंट्रावेंट्रिकुलर हैमरेज एंड नेक्रोटाइजिंग एंट्रोकोलाइटिस, ठीक है। बेसिकली हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कब देते हैं, जब हमें लंग मैच्योरिटी को जल्दी करना होता है कि यार जल्दी से मैच्योर हो जाए लंग, सरफेक्टेंट सब आ जाए, ठीक है। तो इससे यहाँ पे हमारा इन्फेक्शंस और इन कंडीशंस की जो पॉसिबिलिटी है, उसका रिस्क है वो कम हो जाएगा। अब एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट भी हम दे रहे थे, इट कैन प्रोलॉन्ग प्रेगनेंसी एंड ऑल्सो रिड्यूस कोरियोमाइटिस एंड एंडोमेट्राइटिस, मतलब बेसिकली इन्फेक्शन के जो हमारे चांसेस है वो क्या कर रहा है, कम कर रहा है। इट ऑल्सो प्रिवेंट्स नियोनेटल सेप्सिस ऑल्सो, न्यूमोनिया एंड इंट्रावेंट्रिकुलर हैमरेज। एंड अ 7-day कोर्स ऑफ पारेंट्रल, मतलब सिर्फ फर्स्ट 24 आवर्स के लिए पारेंट्रल, और फिर ओरल एंटीबायोटिक थेरेपी देते हैं जिसमें हम मेनली इरेथ्रोमाइसिन या एमोक्सिसिलिन एम्पिसिलिन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो दैट वाज ऑल अबाउट आवर टॉपिक प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, जिसमें हमने डेफिनेशन, उसके कॉजेस, उसके डायग्नोसिस, उसके साइंस एंड सिम्टम्स एंड कंफर्मेशन ऑफ डायग्नोसिस, इन्वेस्टिगेशंस और मैनेजमेंट वर्कअप प्लान हमने डिस्कस किया था। एंड आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया हो। बेसिक बहुत ईजी वे में मैंने आपको बताया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।